आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है तनकीदी मजमून। तनकीद के माने हैं बच्चों किसी चीज़ की अदबी तख्लीक की जांच परख करना, छानबीन करना, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के अंदर फ़र्क करना और अच्छाइयों और बुराइयों को सामने ला देना, यानी इस कलाम की सच्चाई की वजाहत कर देना, सच्चाई साबित कर देना। जैसे वो कलाम है, अगर अच्छाई है उसके अंदर तो उसकी अच्छाइयों को लेकर आना, तारीफ़ के अंदर मुकालमा करना, और अगर उस कलाम में खामियां हैं, कमियां हैं, तो उन कमियों को भी नक्काद जाहिर करते हैं, उनको भी सामने लेकर आते हैं। यानी ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ये अदल और इंसाफ का काम तनकीदी मजमून में किया जाता है। बच्चों सबक तनकीदी मजमून को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने तनकीद निगारी के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की है। दूसरा हिस्से के अंदर हम एहतशाम हुसैन की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे, साथ ही तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी हम अहम मालूमात हासिल करेंगे। तीसरे हिस्से में हम एहतशाम हुसैन की तनकीदी मजमून खोजी एक मुताला के हवाले से बात करेंगे, और चौथा हिस्सा हमारा इस सबक से मुतालिक सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिनका उन्वान है एहतशाम हुसैन का तारुफ। एहतशाम हुसैन नक्काद हैं, अपनी तनकीद के लिए जाने जाते हैं, और उर्दू अदब में आपने अपनी तनकीदों के ज़रिए, आप तर्जुमों के ज़रिए बड़े काम अंजाम दिए हैं, बड़े फ़राइज़ को आपने अंजाम दिया है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे एहतशाम हुसैन, और इश्तराकियत के हामी थे। बराबरी का निज़ाम आप चाहते थे। बड़े और छोटों के अंदर अमीर और गरीब के फ़र्क को आप गलत समझते थे, और इसको दूर करने की जद्दोजहद अपने कलाम के ज़रिए आप किया करते थे। यहाँ हम मुताला करेंगे आपकी ज़िंदगी के हवाले से, और आपकी अहम मकतूब के बारे में भी हम यहाँ पर हवाले से मालूमात करेंगे। सैयद एहतशाम हुसैन आज़मगढ़ के एक गाँव माइल में पैदा हुए। आपकी पैदाइश हुई थी आज़मगढ़ के एक गांव माइल नाम है, माइल में आप पैदा हुए, और तालीम आपकी आज़मगढ़ और इलाहाबाद में हासिल हुई। आपने इलाहाबाद और आज़मगढ़ में ही अपनी शुरुआती तालीम मुकम्मल की है। 1932 के आसपास उनकी अदबी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हुआ। 1932 में आप अदब के सिलसिले के अंदर आगे बढ़े, अपने अदबी सिलसिले को आगे बढ़ाया, और इब्तिदा में अफसाना निगारी किया आपने, और ड्रामा नवासी के साथ साथ नज़में और गज़लें भी लिखी। यानी नस्र में और नज़्म में दोनों सिंफ में आपने एक साथ आजमाई की। आपने शुरुआत के अंदर अफसाने भी लिखे हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, नज़में और गज़ल में भी आपने अपने हाथ आजमाए हैं, और बाद में आपने तनकीद पर तवज्जो की। शुरुआत के अंदर आपके अफसाने भी हैं और दूसरे चीज़ें भी हैं, दूसरे असनाफ भी हैं, लेकिन बाद में आपने अपनी पूरी की पूरी तवज्जो तनकीद की तरफ कर ली। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया, और 1938 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद मुकर्रर हो गए। 1952 में रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया आपने, और 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर आप मुकर्रर हो गए, और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इलाहाबाद में ही आपका इंतकाल हुआ। पैदा हुए आप आज़मगढ़ के गांव माइल में, और इलाहाबाद में यूपी में आपका इंतकाल हुआ। यह है बच्चों आपकी ज़िंदगानी से मुतालिक मुख्तसर मालूमात। जो सवानें आपकी गुजरी है मुख्तसर यहाँ पर ली गई है, और इसे ही आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, और याद रखने की इसको कोशिश करनी है, क्योंकि एहतशाम हुसैन बड़ा नाम है आपके सबक के अंदर। आगे आते हैं हम एहतशाम हुसैन की अदबी ज़िंदगी के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने अपनी तख्लीकात लिखी, और क्या क्या कौन कौन सी तख्लीकात कब कब लिखी हैं वो देखिए आप। सबसे पहले एहतशाम हुसैन ने इल्म ज़ुबान से मुतालिक जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा किया, और उस किताब का नाम रखा, जो तर्जुमा की गई थी जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब जो ज़बान के इल्म से मुतालिक थी, हिंदुस्तानी लसानियत का खाका। यह नाम आपको लिख लेना है बच्चों। इसके अलावा अफसानों का मजमूआ आपका है, नाम है इसका वीराने, और एक सफ़रनामा भी आपका शाये हुआ साहिल और समुंदर के नाम से। अफसानों के मजमूए का नाम है आपका वीराने, और सफ़रनामा जो आपका खुद का है, जो आपने यूरोप के सफ़र के दौरान लिखा था, इस सफ़रनामे का नाम है साहिल और समंदर। बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से आपने लिखी है।
बच्चों के लिए जो बड़ा काम है आपका बच्चों, ये उर्दू की कहानी है। आपको याद होगा, आप पिछली क्लास के अंदर पढ़कर आ चुके हो, आपके 10वें दर्जे के अंदर है, ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान नाम से एक सबक है, वो एहतशाम हुसैन का ही लिखा हुआ है और वो उनकी उर्दू की कहानी से ही अखज़ किया गया है। बहुत उम्दा काम किया है इसमें, ज़ुबानों की पैदाइश से मुताल्लिक सारे नज़रियात आपने वहाँ बताए हैं और सारी की सारी तारीख़ आपने ज़ुबानों की बताई है। जितनी भी ज़ुबानें हिंदुस्तान में राइज हैं, सबकी तारीख़ बताते हुए आपने उर्दू ज़बान का नज़रिया सबके सामने पेश किया है। तो उर्दू की कहानी जो बच्चों के लिए लिखी गई थी, बहुत उम्दा किताब है आपकी। साथ ही हिंदी में उर्दू अदब की तारीख आपने लिखी है। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख, नाम था उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी आप हिंदी में भी किताबें लिखा करते थे। एहतशाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है। तनकीद के माने में आपको बताए हैं। तनकीद यानी छानबीन करना, जांच परख करना, अच्छाई और बुराई की वजाहत करना, किसी भी अदबी तख्लीक को पढ़ना, बार बार पढ़ना, समझना और उसके बाद जो असर उसका हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सच्चाई के साथ अपने तनकीद में उसका बयान करना। तनकीद निगार दूध का दूध और पानी का पानी करता है। वो हर चीज़ को अलग कर देता है, अलग अलग कर देता है, अच्छाइयों को भी अलग कर देता है, बुराइयों को भी अलग कर देता है और वो मेयार के मुताबिक ये काम करता है। तो उनका एहतशाम हुसैन का जो असल मैदान है, असल इनका काम है, वो तनकीद है। वो तरक्की पसंद तहरीक से शुरू से वाबस्ता रहे हैं। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुई हिंदुस्तान के अंदर और इस तहरीक के ज़रिए पुराने ख़यालात को तर्क करने का बयान दिया गया, पुराने ख़यालात को छोड़ देने के लिए एक तहरीक चलाई गई, नए अंदाज में शायरी करने का तरीका ईजाद किया गया, शायरी को ज़िंदगी से जोड़ दिया गया, अदब को ज़िंदगी से जोड़ दिया गया। तरक्की पसंद तहरीक से पहले जो अदब था वो बराए ज़िंदगी नहीं था, वो सिर्फ़ मज़ा लेने के लिए था, वो सिर्फ़ तफरीह के लिए अदब लिखा जाता था, इनाम और इकराम के लिए अदब लिखा जाता था। उसका ज़िंदगी के मसाइल से कोई लेना देना नहीं था, कोई राब्ता, कोई ताल्लुक़ उसका गरीब तबके के, नीचे तबके के लोगों से नहीं था। तो जब 1936 में तरक्की पसंद तहरीक आई, 1935 में आलमी सतह पर आई थी और 1936 में हिंदुस्तान के अंदर आई थी। तरक्की पसंद तहरीक के अंदर ये बात साफ कर दी गई, बता दिया गया कि सबको कि अब आपको ऐसी शायरी करनी पड़ेगी जिसका ताल्लुक जिंदगानी से हो, जिसका ताल्लुक सच्चे मसाइल से हो। आपको गरीबों की, पिछड़े तबकों की, नीचे तबके के लोगों की तारीफ करनी है, नीचे तबके के लोगों की ज़िंदगी को सामने लाना है, उनके मसाइल को सामने लाना है, उनके सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं, जो उनको ज़िंदगी गुजारने के अंदर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको अदब के ज़रिए उनकी मुश्किलात को सामने लाना है, मंजर आम पर लेकर आना है कि ताकि सरकार और दूसरे लोग उनके लिए ऐसे प्लान बनाएं, ऐसी तैयारी करें कि उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। तो 1936 के बाद जब तरक्की पसंद तहरीक आ गई थी तो अदब बराए ज़िंदगी हो गया था। अब अदब बराए तफरीह नहीं रहा, मज़े की चीज़ नहीं रहा। अदब तरक्की पसंद तहरीक के अंदर अदब ज़िंदगी से जुड़ गया था। अब वो ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम कर रहा था और उससे पहले जो अदब था वो सिर्फ कुछ लोगों को, यानी कि शायर को, अदीब को ही फ़ायदा पहुंचा रहा था, आवाम को कोई फैज़ उससे नहीं हो रहा था। तो तरक्की पसंद तहरीक के बाद, उस तहरीक के बाद ऐसा माहौल बना कि बड़े बड़े शोरा ने, बड़े बड़े अदीबों ने अपने कलाम तरक्की पसंद तहरीक के मुताबिक लिखे, ऐसे कलाम लिखे कि जिससे गुरबा को फ़ायदा हो सके, जिससे नीचे तबके के लोगों के मसाइलों को मंजर आम पर लाया जा सके। तो आप भी शुरू से ही तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे थे, जुड़े रहे थे, इश्तराकियत में यकीन रखते थे। इश्तराकियत, कम्युनिज़्म, सोशलिज़्म, इसके ज़रिए छोटे और बड़े का फ़र्क मिटाया जाता है, बराबरी की बात की जाती है। आप इश्तराकियत के हामी थे, आप भी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। तरक्की पसंद से तहरीक से जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग इश्तराकियत के हामी थे। वो कम्युनिज़्म चाहते थे, वो सोशलिज़्म चाहते थे, वो चाहते थे कि सभी मिलकर रहें, एकजुट होकर रहें, कोई तफरीक इंसानों के बीच में ना की जाए, सभी इंसान बराबर हैं और जो फ़ायदे लोगों को किसी भी ज़रिए से पहुँचते हैं, सभी लोग उस फ़ायदे में बराबर के हकदार होने चाहिए। तो ये भी इश्तराकियत के हामी थे। लिहाजा अपनी तनकीद तहरीरों में उन्होंने इस नज़रिए की रोशनी में ज़िंदगी और अदब की मसाइल को समझने
और समझाने की कोशिश की है। अब ये इश्तराकियत के हामी थे और तरक्की पसंद तहरीक से भी वाकिफ़ थे। तो तरक्की पसंद तहरीक का जो नज़रिया था, इश्तराकियत का जो नज़रिया था, वो नज़रिया आपके कलाम में भी नज़र आता है। आपके कलाम में भी गरीब और निचले तबके के लोगों के मसाइल नज़र आते हैं, उनके लिए बहबूदी की तमन्नाएं नज़र आती हैं, उनको ऊपर उठाने की ख्वाहिशात आपके कलाम के अंदर नज़र आती हैं। साथ ही तनकीदी मज़ामीन की मुतअद्दिद मजमूए शाये हुए हैं, चंद के नाम दर्जा झेल हैं। मुतअद्दिद बड़ी तादाद के अंदर मजमूए आपके तनकीदी मज़ामीन के शाये हुए हैं। बहुत सारे आपने मजमूए लिखे हैं, बहुत सारे तनकीदी मजमून आपने लिखे हैं। यहाँ सिर्फ मुख्तसर नाम दिए गए हैं, कम नाम दिए गए हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ये बच्चों याद करने हैं ये नाम, क्योंकि अगर सवाने हयात पूछी गई और नाम पूछ लिए गए यहाँ पर मजमूओं के अलग से भी अगर, तो फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। तनकीदी जायज़े, ये मजमूओं के नाम हैं आपके तनकीदी मजमूओं के। और अफसानों का मजमूआ पूछा जाए तो वो वीराने के नाम से है। सफ़रनामा पूछा जाए तो वो साहिल और समंदर है। अगर आपकी हिंदी किताब का नाम पूछा जाए तो वो भी उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का नाम से यहाँ पर दर्ज है। और जिस काम के लिए मशहूर हैं, तनकीद के लिए मशहूर हैं, नक्काद के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके तनकीद में कारनामे हैं तनकीदी जायज़े, रिवायत और बगावत, अदब और समाज, तनकीदी और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, और अफ़कार व मसाइल और एतबार नज़र। ये इनके मशहूर तनकीदी मजमूए हैं। पेश नज़र मज़मून, पेश नज़र जिसका हम मुताला करने वाले हैं आगे, कौन सा? खोजी एक मुताला, ये एक मजमून है और ये मजमून एतबार नज़र से माखूज़ है, अखज़ किया गया है, लिया गया है। एतबार नज़र जो इनका मजमुआ है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इस मजमून को अखज़ किया गया है। बहुत सारे मजमून हैं इसमें, तनकीदी मजमून है अलग अलग किरदारों के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, और यहाँ से एक मजमून लिया गया है और ये मजमून खोजी एक मुताला के नाम से हमारे सबक में शामिल है। इसमें रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद के मशहूर मज़ाहिया किरदार खोजी का तज्ज़िया किया गया है, खोजी का एनालिसिस किया गया है, उसकी सच्चाई बताई गई है कि खोजी किस तरह का किरदार है। ये नावल था बच्चों, और नावल लिखा था पंडित रतन नाथ सरशार कश्मीरी के नाम से जाने जाते हैं। पंडित रतन नाथ सरशार कश्मीरी का ये नावल है और इस नावल का नाम था फसाना आज़ाद। फसाना आज़ाद यानी आज़ाद की कहानियाँ। 4 जिल्द के अंदर, बड़ी बड़ी 4 जिल्द के अंदर ये नावल है। बहुत बड़ा नावल है, तवील नावल है, लेकिन इस नावल को पढ़ते हुए बच्चों कभी भी बोरियत का एहसास नहीं होता, कभी भी मन इसको छोड़ने का नहीं करता है। एक बार अगर पढ़ने बैठ गए तो लगता है कि मैं पूरी की पूरी किताब, पूरा का पूरा नावल ही ख़त्म करके उठूँगा। बहुत दिलचस्प किरदार इसके अंदर हैं, मज़ाहिया किरदार इसके अंदर हैं, कई किरदार हैं इसके अंदर, लेकिन इसका जो मेन हीरो है वो आज़ाद है। आज़ाद इसका हीरो है, और हीरो के साथ जो दूसरा किरदार है, बड़ा मज़ाहिया किरदार है, वो किरदार है खोजी का, जिसके ऊपर मुताला यहाँ पर पेश किया गया है। खोजी का किरदार बच्चों बड़ा दिलचस्प किरदार है, और उस किरदार में आपको बता दूं कि इस तरह का किरदार है कि ना तो वो कभी हार मानता है और ना ही कभी वो जीतता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल से, बड़े से बड़े दुश्मन से जाके टकरा जाता है, लड़ जाता है, लेकिन पिट कर आता है, मार नहीं पाता क्योंकि कमज़ोर है, दुबला पतला है, 60 बरस की उम्र है, बकरे की जैसी लंबी दाढ़ी है, छोटी सी पेशानी है और बड़ा तेज़ तर्रार है। जाकर लड़ जाता है, हर जगह पिट कर आता है, जगह जगह लड़कियों से, ख़वातीन से पिटता रहता है, हर जगह वो लानतें मलामतें खाता रहता है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से, अपनी बातों से वो बाज नहीं आता। और यही किरदार है जो इस नावल की जान है। कहने को तो फसाना आज़ाद का आज़ाद हीरो है, लेकिन खोजी भी किसी आज़ाद से कम नहीं है, आज़ाद से किसी मानों में कम नहीं पड़ता। अगर इस नावल से खोजी का किरदार निकाल दिया जाए तो आज़ाद का किरदार में भी मज़ा नहीं आएगा और इस नावल में भी मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत जानदार किरदार है, डरपोक भी है, अपनी आप को आगे बढ़ाने वाला भी है, और तरह तरह के इसके किरदार की कैफियत हमें मुताले के वक्त नज़र आएगी। तो हम अगले हिस्से के अंदर खोजी एक मुताला करेंगे, इस सबक को पढ़ेंगे जो सबक का तीसरा होगा, और फिर खोजी किस तरह का किरदार है उसकी ज़्यादा मालूमात हम उस हिस्से में हासिल करेंगे। उस हिस्से के जिसका नाम खोजी एक मुताला है, आने तक आपको इंतज़ार करना है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।